नमस्कार, सीधे अहमदाबाद से आप देख रहे हैं आज तक की खास पेशकश गुजरात का सरदार कौन। इस वक्त हम लोग हैं साबरमती नदी के किनारे। नरेंद्र मोदी की एक खास विकास परियोजना है जिसपे वो बहुत गर्व महसूस करते हैं। इस पूरे देश की निगाहें गुजरात पर हैं, क्योंकि न केवल ये नरेंद्र मोदी की किस्मत तय करेंगी बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेंगी। एक खास परिचर्चा होगी। इसमें हमारे साथ इस वक्त हैं श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनीष जोशी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नई पार्टी केशुभाई पटेल ने शुरू की है, उसके प्रवक्ता विक्रम चौहान इस वक्त हैं। हमारे साथ दिव्य भास्कर के एडिटर अविनाश जैन है, स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त बकुल ढोलकिया हैं, IIM के पूर्व डायरेक्टर। कल जो चुनाव होने वाला है उसमें सबकी निगाहें होंगी सौराष्ट्र के इलाके पे। पिछली बार बीजेपी का गढ़ था, इस बार वहां पे केशुभाई पटेल ने अपने तमाम उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये उम्मीदवार बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आखिरकार टैली कितनी रहती है। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। और बहुत हद तक ये निर्भर होगा कि सौराष्ट्र में बीजेपी के वोट पर केशुभाई पटेल किस हद तक सेल लगा पाते हैं। क्या गुजरात में मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या कांग्रेस के हाथ का वोट डर देंगे साथ? क्या पटेल लगाएंगे मोदी के सपने में पलीता? इन सवालों का जवाब मिलने में भले ही देर हो, लेकिन भव्य जीत के साथ गुजरात की गद्दी को फिर से हासिल करने की राह उतनी आसान नहीं दिखती। मोदी को इस बार सबसे बड़ी चुनौती वहीं से मिल रही है जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। पहले चरण में जिन 87 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा सौराष्ट्र का है। मोदी की मुश्किल ये है कि पटेलों के कद्दावर नेता केशुभाई पटेल उनके खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हैं। पटेल अब तक संघ और बीजेपी से जुड़े रहे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई और मोदी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। सौराष्ट्र में केशुभाई ने पिछले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन बाजी नरेंद्र मोदी के हाथ लगी थी। केशुभाई इस बार भी मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में है और मारामारी पटेल वोटों को लेकर है। सौराष्ट्र की अपनी किसानों की और पानी की समस्या है। शायद नरेंद्र मोदी के लिए सौराष्ट्र इस बार सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की 87 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें सौराष्ट्र की 48, दक्षिण गुजरात की 35 और अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके की 4 सीटें हैं। इनमें 49 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास हैं 19 सीटें। परिसीमन के बाद 16 नई सीटें बनाई गई हैं, जबकि अन्य दलों के पास 3 सीटें हैं। पहले चरण में ही मोदी के धुर विरोधी केशुभाई पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया, विधानसभा में विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल और मोदी के 10 मंत्रियों का हिसाब किताब जनता करेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पहले चरण में बंपर जीत का दावा कर रही है, लेकिन दक्षिणी गुजरात का दंगल भी आसान नहीं। 2007 के चुनाव में कांग्रेस की थोड़ी बहुत साख बचाने में दक्षिण गुजरात ने मदद की थी। इस बार भी आदिवासी और ग्रामीण वोटों के जोरों पर कांग्रेस यहां पर टक्कर देने के मूड में है। वहीं सूरत जैसे शहर में बड़ी सीटों का फायदा उठाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुल मिलाकर दक्षिण गुजरात में 29 से सीटें बढ़कर इस बार 35 हो गई है और कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। उधर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए खास तरह के इंतजाम किए हैं। दृष्टिहीनों के लिए ईवीएम मशीन पर ब्रेल में भी लिखा रहेगा। वरिष्ठ वोटरों से लेकर घरेलू महिलाओं को लंबी लाइन में खड़ा न होना पड़े, उसका भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा वेबकास्टिंग के जरिए हर बूथ पर नजर रखी जाएगी। हर एक ईवीएम मशीन के राइट साइड पे ब्रेल में न्यूमरल्स लिखे होते हैं और उनका जो बैलेट पेपर है वो भी ब्रेल में होता है। तो जो भी ब्रेल लिटरेट होता है, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, वो आकर के वो मांग सकते हैं और वो यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक पोलिंग स्टेशन पे रैंप्स की व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने हर एक जगह अपील भी लगाई है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनको पहले वोट करने दिया जाए। दिल्ली के तख्त पर काबिज होने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी के लिए आ गई है सबसे बड़े इम्तिहान की बारी। मोदी को पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले से जूझना पड़ रहा है। पहले चरण के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो अहम है ही। पटेलों के दबदबे वाले सौराष्ट्र में केशुभाई का राजनीतिक वजूद भी जुड़ा है। अमिताभ सिन्हा और सूरत में साहिल जोशी के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में केशुभाई पटेल का अहम योगदान था। अब वो नरेंद्र मोदी से खफा होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। श्रीकांत, काफी परेशान लग रही है बीजेपी
केशुभाई पटेल की उम्मीदवारों से लग रहा है कि सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेंशन अगर नरेंद्र मोदी को है तो सौराष्ट्र में केशुभाई पटेल से। भाजपा ने सपना देखा है दिव्य गुजरात और भव्य गुजरात का, इसलिए हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। चाहे कच्छ हो, चाहे गुजरात का कोई भी हिस्सा हो, गुजरात के सभी हिस्सों का विकास और गुजरात के सभी तबकों का विकास हमारा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नहीं, पर हकीकत यह भी है कि अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान सौराष्ट्र में होगा और कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी झलकाती है कि वो केशुभाई पटेल को अपने साथ न रख सके। इस वजह से वो अलग हुए पार्टी से और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अगर नरेंद्र मोदी को है तो वो केशुभाई पटेल से। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की जनता का विश्वास जीता है और उसी विश्वास पर हम अपने काम के दम पर गुजरात की जनता के बीच में हैं। हमने गुजरात को एक नई पहचान दी है, गुजरातियों को सम्मान दिया है और आज गुजरात में ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं, आज दुनिया भर में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। मैं बीच में रोकना चाहता हूं कि एक तरफ केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र भाई के विकास की प्रशंसा हो रही है। ये गुजरात का गौरव है। विक्रम जी, एक तरफ केशुभाई पटेल ने उम्मीदवार तो खड़े कर दिया, आपको लगता है ये वोट ही काटेंगे या आपको जमीन पर लग रहा है कुछ सीटें भी जीपीपी जीतेगी? इन्होंने बताया कि विकास हुआ है और सबको साथ में लेकर नरेंद्र भाई चल रहे हैं। अगर सबको साथ में लेकर चलते होते तो केशुभाई को इतने साल के बाद ये निर्णय क्यों लेना पड़ता? नहीं केवल केशुभाई को, लेकिन उनके साथ आज जो एमएलए है, एमपी है, उनको भी वो पूछते नहीं कौन हो तुम। आज वो भाषण करने जाते हैं चुनाव में तो उनका जो उम्मीदवार है उनके सामने भी नहीं देखते। सबको साथ में चलने की बात तो बाजू पर रही, सबको पूरे करने की बात की है उन्होंने और वो कर रहे हैं विकास की बात। यहाँ विकास हुआ है, सही में हुआ है, दिल्ली में भी बात होती है, लेकिन 5 उद्योगपति का हुआ है, गुजरात का विकास नहीं हुआ है। मनीष, देखा जाए तो कांग्रेस की ये विफलता है कि सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस से नहीं आता है, वो केशुभाई पटेल से आता है। ऐसा लगता है कि केशुभाई पटेल कितनी सेंध लगाएंगे नरेंद्र मोदी की किस्मत ये तय करेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं तय करेंगे। नहीं, ये बात मैं मानता हूँ आपके पास सीमित डेटा है। जहां तक सवाल है, कांग्रेस जिस तरीके से लड़ाई दे रही है, आज पिछले 2 साल से गुजरात में जो एक विपक्ष के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी कि मतदाताओं को एजुकेट किया जाए, इसकी कौन सी समस्या है। आपने हमारा प्रजा विकास दर्शन का जो बड़ा मुद्दा देखा होगा। आज सबसे बड़ा गुजरात में अहम मुद्दा क्या है? नॉन इश्यू के लिए भाजपा बात कर रही है, क्यों ये कोई इश्यू लेके हिसाब नहीं दे रही है लोगों को? आज जिम्मेदारी बनती है शासक पक्ष की कि लोकशाही में वो चुनाव के वक्त पे अपना हिसाब दे। आज हिसाब देने की तो बात ही नहीं हो रही, टिप्पणी हो रही, आक्षेप हो रहा है, क्यों हिसाब नहीं देते प्रजा के सामने? जब मैं बात करता हूँ आज अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ की इश्यू इन गुजरात, सबको हाउसिंग मिलना चाहिए, आज नहीं मिल रहा। हाउसिंग बोर्ड बंद है, स्लम क्लियरेंस बोर्ड बंद है, हरपति आवास योजना बंद है। लोगों को जो कांग्रेस के शासन में 2 लाख से 5 लाख में मकान मिलता था, आज लोगों को 35 लाख में भी 2 रूम का मकान नहीं मिल रहा है। ये मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जहाँ कौन सा विकास हुआ? बिल्डरों का विकास हुआ, जमीन के धंधाजाती जो अपने सत्ता के साथ जुड़े हुए वो लोगों का विकास हुआ। आप देख रहे हैं गुजरात में शिक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मेरे साथ बतुल भाई है, पूर्व डायरेक्टर IIM के, अब शिक्षा से वर्षों से जुड़े हुए। आप पूछिए कि गुजरात में अफोर्डेबल एजुकेशन इज ए की इश्यू, विकास हुआ है तो कैसे? ऐसी संस्था होगा जो 55,000 से लेकर 75,000 की फीस वसूल करते और प्रोफेसर नहीं रखते। आरोग्य सेवा की स्थिति में आपको कहता हूँ सर, ये आपके ध्यान में रखनी चाहिए। 217 रुपया पर हेड खर्च होता है सरकार की ओर से, और मैंने कहा जयनारायण व्यास जी इसके कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर है, इसने लिख के दिया है 82% डॉक्टर की जगह गांव विस्तार में खाली है। मनीष, आप ये बताइए कि केशुभाई पटेल की पार्टी का कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के उम्मीदवारों की किस्मत पर? बिल्कुल, केशुभाई पटेल की पार्टी का निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और हम कह सकते हैं कि सौराष्ट्र की कम से कम 20 या 25 सीटों पर तो डायरेक्टली केशुभाई की पार्टी वोट काटने वाली है और कुछ सीटों पर वो अच्छी स्थिति में भी है। दूसरा ये कि सौराष्ट्र में जो पिछले 5 सालों में विकास में जो कमी आई, जो विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उस असंतोष को केशुभाई फैक्टर ने आगे बढ़ाया, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हमने मनप्रीत बादल के साथ देखा पंजाब में ढोलकिया साहब कि उन्होंने न केवल अकालियों के वोट काटे बल्कि उन्होंने कांग्रेस के भी वोट काटे। तो हो सकता है कि केशुभाई पटेल बीजेपी को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ के साथ कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
नहीं, इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जिन वोटर्स को पिछले 10 साल का विकास जेन्युइन दिखता है और वो मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं, वो तो उनको वोट देने ही वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी का जो उनको वोट नहीं देना चाहते, उस वोट का विभाजन होगा या पॉजिटिव वोट का विभाजन होगा, ये तो 20 तारीख को ही पता लगेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सौराष्ट्र के मामले में अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे कर रही है, बट सौराष्ट्र के वोटर का मानस अभी तक कोई परख नहीं पाया है। और वो तो ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि नेगेटिव वोट का विभाजन ज्यादा होगा, पॉजिटिव वोट का विभाजन कम होगा, ये मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी की बात करें श्रीकांत, तो ये बात कही जाती है कि मुख्यमंत्री लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते। केशुभाई पटेल नाराज हैं, आरएसएस के कई लोग नाराज हैं, संजय जोशी को उन्होंने बीजेपी से निकलवा दिया और साथ के साथ बीएचपी भी बहुत नाखुश है। तो नरेंद्र मोदी चलते हैं अपनी राह पर, जो उनके साथ चलता है वो ठीक, जो भी उनकी राय से जुदा राय रखता है उसको वो साथ में नहीं ले पाते। मैं इसको ठीक नहीं मानता। और नरेंद्र भाई मोदी पूरे गुजरात को साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने कहा कि कुछ उद्योगपतियों का विकास यहां हो रहा है। गुजरात के आंकड़े ये हैं कि गुजरात की एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% है, गुजरात की इंडस्ट्रियल ग्रोथ 16% है। गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जिसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दोनों डबल डिजिट में है। इसीलिए मैंने कहा, इन्होंने कहा कि सौराष्ट्र में आज से 10 साल पहले 10,000 हेक्टेयर भूमि थी जो सिर्फ सिंचाई के लिए यानी कि कृषि के लिए योग्य थी। मोदी साहब ने उस भूमि को 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के योग्य बनाया है। तो संपूर्ण गुजरात का विकास हुआ है। और ये जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के लोग यहाँ सिर्फ इलेक्शन टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लोकसभा में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी, हम यहाँ रूलिंग पार्टी हैं, हमारी जवाबदेही जनता की। मनीष आपका जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए बहुत अच्छी बात दी। इसने जब भी आते हैं, मैं सरकार जी को इसे कह रहा हूँ कि जब आते हैं तो ये तैयार कैसे चलती है, बहुत साल से चल रही है कि एग्रीकल्चर का विकास हो। मैं मानता हूँ, आप खुद गुजरात सरकार का आर्थिक सर्वे जो हर साल रिपोर्ट देना पड़ता है विधानसभा में, वो रिपोर्ट में लिखा है 2008-9 में और 2009-10 में कृषि उत्पादन में 12.06% की कमी आई है। ये सत्तावार रिकॉर्ड है, वो विधानसभा में दिया हुआ गुजरात सरकार का रिपोर्ट है, मैं नहीं कहता हूँ। जहां तक सवाल है सौराष्ट्र का, कल चुनाव है, आपको मैं बताऊं विकास हुआ। विकास 65,000 उद्योग, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री गुजरात में बंद हुई है। गुजरात की पहचान, जिसमें सौराष्ट्र की पहचान पूरे देश में थी गुजरात की वजह से, वो उद्योग था सिरेमिक का उद्योग। भाई साहब, सिरेमिक उद्योग हमारा मोरबी और थान में था, राजकोट का ऑरेंजिन था, जामनगर का ब्रासपाट उद्योग था, सुरेंद्रनगर का फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल मशीनरी। आज वो सभी उद्योग मृत्यु परिस्थिति में है, गुजरात में नहीं। और गुजरात में जहां तक सवाल है, विकास हुआ है, किसका होगा? अपने चहेते पूंजीपति को, करोड़ रुपया, 33,000 करोड़। नरेंद्र मोदी विकास के 33,000 करोड़ तमाम दावे गलत आंकड़े प्रस्तुत मत करो, गलत आंकड़ों की स्कॉलरशिप दी है किसी ने? साबरमती नदी के किनारे से आप देख रहे हैं आज तक की खास पेशकश, गुजरात का सरदार कौन। नरेंद्र मोदी विकास के तमाम दावे ठोकते हैं, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं विकास तो केवल उद्योगपतियों का हो रहा है, गरीबों का नहीं। बकुल ढोलकिया साहब, हकीकत क्या है? हकीकत उससे विपरीत है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, उनके आंकड़ों के हिसाब से गरीबी के रिडक्शन में गुजरात का विकास देश में सबसे बेहतर हुआ है। गुजरात में गरीबी का प्रोपोर्शन पिछले 5 साल में देश के और किसी भी राज्य से ज्यादा कम हुआ है। इसका मतलब है कि जो गुजरात का विकास हुआ है वो इंक्लूसिव है, जिसमें गरीबों को ज्यादा फायदा हुआ है। अभी जो नियो मिडिल क्लास की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि 9% गुजरात की गरीबी में घटौती हुई है। 6 करोड़ का 9% 54 लाख होता है। 54 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं पिछले 5 साल में। अब देखना चैलेंज ये है कि वो गरीबी रेखा से नीचे वापस में चले जाए, और इसके लिए उनके ऊपर फोकस करने की। मनीष जी, अगर गुजरात की तुलना की जाती है बाकी राज्यों से, कांग्रेस शासित राज्यों से, लगता है कि आंकड़े यहां पर बाकी राज्यों से बेहतर हैं। नरेंद्र मोदी का काम आपके मुख्यमंत्रियों से तो लगता है कि काफी बेहतर ही हुआ है। मार्केटिंग बहुत बढ़िया रहा है, इसमें मैं नंबर 1 दे सकता हूं, इसमें कोई दो बात नहीं है। पूरे देश में वो बात को है।
जहां तक सवाल बकुल भाई का, बकुल भाई ने बताया प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा 9% नहीं, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के, मुझे आप बता दीजिए बकुल भाई जी, क्या गुजरात में बीपीएल का सर्वे हुआ? बीपीएल कार्ड धारक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने बीपीएल की सर्वे के लिए बोला, सरकार ने 8 महीने तक कुछ जवाब नहीं दिया। 15 दिन में सर्वे हुआ, बीपीएल कार्ड धारक का मैं ऑफिशियल कर रहा हूँ, ये सब डेटा ऑफिशियल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कभी भी बोल सकते, कभी भी आप चैलेंज कर सकते हैं। जहां तक सवाल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आज की हालत पे रख दिया है, मिड डे मील की स्किल किया है। और भाई साहब कह रहे हैं, बकुल भाई ने बहुत अच्छी बात कि नियो मिडिल क्लास, आपने नियो मिडिल क्लास नहीं जनरेट किया, आपने एक पूंजीपति का ऐसा गुजरात तैयार कर दिया है जो एक तरफ 5-15 पूंजीपति है, दूसरी तरफ लंबा चौड़ा सब गुजरात के आम लोग हैं। श्रीकांत साहब, अगर इसी परियोजना की बात की जाए, इस वक्त रिवर बैंक प्रोजेक्ट है साबरमती नदी के किनारे, यहाँ पर एक बहुत पुराना बाजार हुआ करता था, कई हजार परिवार यहाँ पर बसे हुए थे, जबरदस्ती करके यहाँ से परिवारों को हटा के दूर कर दिया गया, वो काफी खफा थे। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ी जमीन उद्योगपतियों को दी गई, वहां पर किसान खफा है, उपजाऊ जमीन दी जा रही है उद्योगपतियों को। कहा यह जाता है नरेंद्र मोदी के विरोधियों द्वारा कि वो विकास तो कर रहे हैं लेकिन बड़े अमीरों का, गरीबों का। मैं आपको राहुल जी इतना याद दिलाना चाहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि गांधी की धरती पर आकर, सरदार पटेल की धरती पर आकर केंद्र के कांग्रेस के नेता और मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने आंकड़ों को झुठला रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि उनका जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है उसमें प्लानिंग कमीशन ने कहा कि गुजरात नंबर 1 है। केंद्र ने कहा कि बेरोजगारी में अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में निम्न स्तर पर बेरोजगारी है। केंद्र सरकार ने नहीं, इन्होंने पीने के पानी की बात कही, केंद्र सरकार ने नहीं, यूएन ने भी पीने के पानी के लिए गुजरात को पुरस्कार दिया है। दूसरा, अच्छी बात लोकशाही में यह है कि आज हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को नरेंद्र भाई मोदी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। मनीष जी, अगर आंकड़े देखते हैं तो ये लगता है कि वाकई में गुजरात में बाकी राज्यों से बेहतर काम हुआ है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे यही दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा जो सवाल है वो ये कि गुजरात में विकास संतुलित नहीं हुआ है। अहमदाबाद को देखें अगर आप, सूरत को देखें अगर आप सेंट्रल गुजरात को देखें तो वहां पर विकास बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी राज्यों की तुलना में काफी आगे है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है गुजरात का, सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, आज भी वहां पर सिंचाई के पानी की दिक्कत है, आज भी वहां पर पीने के पानी का प्रॉब्लम है, वो समस्याएं अपनी जगह है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। गुजरात बाकी राज्यों की तुलना में काफी आगे है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक हिस्सा है जो विकास को, जहां विकास पहुंचना अभी। चलिए, ये बात हुई विकास की। एक तरफ नरेंद्र मोदी सद्भावना की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब टिकट देने की बात आती है तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, गुजरात का सरदार कौन। एक तरफ नरेंद्र मोदी सद्भावना की बात करते हैं, तमाम समुदायों को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब टिकट देने की बात आती है तो 182 सीटों में से एक में भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी खड़ा नहीं करती। श्रीकांत शर्मा, ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, मोदी साहब को 2002 से लेकर आज तक बदनाम करने के बहुत प्रयास कांग्रेस पार्टी। नहीं, आपने सवाल का जवाब दिया। 182 में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सद्भावना का मतलब है कि सबको साथ लेके चलो, सबका साथ विकास, सबके साथ सबका विकास करो। तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। सरकार के काम काज को परखो। क्या सरकार के, मेरे सवाल का जवाब नहीं। सरकार के काम में कहीं कोई कोताही है? जहां तक आपने टिकट देने की बात कही है, हमने नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत 264 लोगों को टिकट दिया और उसमें से 108 लोग जीत कर आए। तो इन चुनावों में क्यों नहीं दिया? धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन चुनावों में क्यों नहीं दिया? पार्टी का अपना रहता है, जो क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 6 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय यह तय कर सकता है कि कौन जीतेगा। अगर वहां पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी कैंडिडेट को खड़ा करते तो हो सकता था कि वो जीत सकते थे। ऐसा आखिरकार क्यों नहीं हुआ? हर विधानसभा में जो जीतने वाली स्थिति में कोई उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है। आपको एक भी जीतने वाला उम्मीदवार नहीं मिला है, ऐसा करके नहीं, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला जो जीत सकता था। मैंने कहा ना आपसे, हर विधानसभा में जो जीतने की स्थिति में हमारा उम्मीदवार होता है उसका चयन विधानसभा के लिए। मनीष जी, कांग्रेस सवाल उठाती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के राज में
माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हकीकत तो यह है कि 4 सीट तो आपने दी है 182 में से। नहीं, आपके पास गलत अंक है। 7 सीट दिया है, 7 सीट। और जहां तक सवाल मुझे श्रीकांत जी की इस बात के बहुत हंसी आ रही है, इसने कहा कि पूरी बात में हम सबको साथ, सबका विकास। मैं मानता हूं कि इसमें सबका साथ 100 विकास वाली बात हो गई। अब जो सबका साथ है तो फिर इतनी बड़ी माइनॉरिटी इसको कहने दी। कांग्रेस ने जो चुनाव में टिकट दी है वो उन लोगों को दी है जो वहां से जीत की। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, मुझे इस पे बहुत बड़ी बहस नहीं कर। श्रीकांत जी जब कहा कि इसमें नहीं, और जो सद्भावना में वो टोपी वाली बात है, वो तो नरेंद्र भाई और भाजपा का पहले से रवैया रहा है। टोपी फिराओ, कुछ और करो, कुछ नया करो। 2002 में अलग रंग था, 2007 में अलग रंग था, 2012 में कोई रंग नहीं पकड़ रहा है, तो खुद समझ गए। जहां तक सवाल है, मेरे इस बात को मेरे पहले भाई साहब ने पहले पेज में नहीं दिया। मुझे कहना चाहिए था कि मैं और बहस के जगह पे मुझे ये बात पूछना है कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सौराष्ट्र का कल चुनाव है। मैं इसलिए इस बात को छेड़ रहा हूं फिर से विकास की पूरी परिभाषा में। अवनीश जी ने भी इस बात लाई कि मैनिफेस्टो में भाजपा ने लिखा है कि हम सौराष्ट्र के सभी डैम में पानी डालेंगे। पहली बात भाई साहब, इस बात का बहुत अहम मुद्दा है कि मैनिफेस्टो में स्वीकार कर हमने 11 साल में सौराष्ट्र को पानी नहीं। पर मुझे ये बताइए विक्रम चौहान जी, नहीं, हकीकत ये भी है कि जीपीपी ने भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। तमाम पार्टियां दूसरों में दोष पा रही हैं, लेकिन अपनी जब स्थिति आती है उसको कोई देखना नहीं चाहता। हमने नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि सद्भावना की आपने बात की, सद्भावना यहाँ से होती है। हम दिखावा करना नहीं चाहते। क्या टिकट अगर हम देते तो ये मुद्दा ढूंढ रहे नरेंद्र मोदी कि हम हिंदूवादी पार्टी, हम मानते हैं लेकिन हमारा कोई रवैया मुस्लिमों से अलग नहीं है, हमारे साथ में। लेकिन इनको मुद्दा देना नहीं चाहते थे, इन्होंने सद्भावना का नाटक किया, दिखावा किया है। हम ऐसा करना नहीं चाहते। अवनीश जी, कहा यह जा रहा है कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा कि उसकी असल वजह यह है कि अगर मुसलमानों को टिकट दे दिया गया होता तो फिर जो राइट विंग हिंदू वोटर है उसको लगता है कि मोदी भी वही कर रहे हैं जो बाकी नेता करते हैं। इस वजह से उनकी छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दिया। आपको लगता है कि सद्भावना मिशन मोदी का कारगर साबित हो रहा है? मुझे लगता है मोदी जी ने पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बात की कोशिश की है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसमें अपनी एक छवि बेहतर बनाए। आप इसमें टिकट देना न देना ये हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। चुनाव जीतेगा या न जीतेगा इस आधार पर वो फैसला करते हैं। लेकिन आज इरफान पठान को इस तरह से मुख्यमंत्री जी अपने मंच पर लेकर के आए, वो काफी सिग्निफिकेंट है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग में ये भरोसा जगाना चाहते हैं कि हम उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहते। एक तरफ इरफान पठान को लाया जाता है ढोलकिया साहब, दूसरी तरफ जो सद्भावना मिशन के दौरान एक मौलवी आके उन्हें टोपी पहनाना चाहते हैं तो मोदी कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि उनकी हिंदुत्ववादी छवि पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव न पड़े। ये गलत तरीके से देखने वाली बात हुई। वही एक कैप है जो रिलीजन का प्रतीक है, बाकी जितनी कैप्स पहनी गई वो कल्चर का प्रतीक था। तो आप ये इस डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करो। रिलीजन बेस्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, कल्चर बेस्ड को करते हैं। तो कल्चर मतलब उस रीजन में कोई भी रीजन का आदमी हो वो उस तरह का वर्ता। दूसरा कि कौन से पहनावा एक्सेप्ट करना नहीं। कल को मान लो मैं वेजिटेरियन हूं, कोई बंदा आके मुझे नॉन वेजिटेरियन बड़े प्यार से खिलाने की कोशिश करे तो जरूरी नहीं है कि मैं खाऊं। मेरे भी अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपना प्रेफरेंस पहनावा खाने पीने के मामले में होना चाहिए। और इस चीज को पॉलिटिकल इश्यू बनाने का मतलब यह हुआ कि ये शायद प्लांटेड था, जानबूझ के ये किया गया ताकि इस बात को उठाला जा सके। मनीष, हकीकत यह भी है कि जो हाल का इंडिया टुडे ओपिनियन पोल था वो ये दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी नरेंद्र मोदी को लेकर जो छवि है वो बदल रही है। बेशक इस बार वो वोट ना करें, लेकिन अब उनके दिल में कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, उनके बारे में कोई बुरी मंशा नहीं जैसे कि पहले हुआ करती। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सद्भावना मिशन आप भी मानेंगे कि कारगर साबित हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो रिलीजियन वाली बात की ये की मैं तो कहता हूं कि तो क्यों वो लघुमती समाज के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। गुजरात में 4 साल से इस बच्चे की ऑफिशियल स्कॉलरशिप आ रही पढ़ाई के लिए। जो अपने मन में सद्भावना है वो दिखावे का बुरखा खरीद के फर्जियात सबको लाया गया। जैसे बस में से लाया गया, एसटी बस को खींच के ला गई, गांव का रूट बंद करके वो एसटी बस इधर प्लांटेड किया गया।
ये प्लांटेड की बात जो बकुल भाई जैसे आदमी के पास मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्लांटेड बात ही है, वो बूढ़ा दिखाना, लाइन करना, रो करना, वक्त पे वो दिखाए, वो न्यूज में आए वक्त पे, ये सब प्लांटेड है। एक तरफ वही जाता है, लेकिन पूरे समुदाय की राय नहीं बदलती है। राहुल, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कौन जुड़ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप 2002 से आज तक देखें तो आज गुजरात में जहां पतंगबाजी को लेकर झगड़ा हो जाता था, फसाद होती थी, आज पूरा गुजरात शांत है। कर्फ्यू नाम का शब्द लोग भूल चुके हैं। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या वो जिम्मेदारी आप ईमानदारी से निभा रहे हैं, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, अपना अधिकार क्षेत्र होता है, आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते। आज तक ने नरेंद्र मोदी की मां से बातचीत की, उन्होंने कहा कि इन चुनावों के बाद उनका लड़का अहमदाबाद से दिल्ली का रास्ता तय करेगा। आइए सुनते हैं। दिल्ली में राज साराમાં સારું બનશે, કોઈ જાતનો વાંધો એને પ્રભુ નહીં આપે, માલિકનો આશરો છે, એ સાચા બોલો છે, એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી, એના માને બાપ નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક બેવ સરખું ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं, इसलिए ये जीत है। नरेंद्र मोदी की मां को तो ये लग रहा है कि उनका लड़का चुनाव के बाद अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन अवनीश जी क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर जीत होती है बीजेपी की तो नरेंद्र मोदी का दिल्ली जाना तय है? राहुल, 110 सीटों से ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी लेकर के आते हैं तो वो निश्चित ही दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। कल आज तक में आपका एक इंटरव्यू दिख रहा था हमें, जो सुषमा स्वराज से आपने लिया था। सुषमा जी ने आपको ये कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा अपना व्यू है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार, गडकरी की भी यही राय है और गडकरी की भी यही राय है और बीजेपी में बहुत सारे नेताओं की यह राय है। तो क्या बीजेपी जब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेगी तो वो दिल्ली जाएंगे, इस बात में काफी शक है। रखिया साहब, दिल्ली के नेताओं की एक राय हो सकती है, लेकिन जमीन का भी एक प्रेशर है, काडर का एक प्रेशर है, आरएसएस का एक प्रेशर है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर हैट्रिक पाते हैं तो फिर उनका दिल्ली जाना कोई रोक नहीं सकता? उनकी वो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसमें इश्यू एक पर्सनालिटी का नहीं है, इश्यू ये है कि आज हमारा देश लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रहा है। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसके मामले में अगर सोचो तो 3-4 नाम उभर के सामने नहीं आते हैं। ये हमारा मिसफॉर्चून है कि लीडरशिप क्राइसिस है। जी, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं, वहीं आपका सुपरस्टार राहुल गांधी तो बहुत डर के चल रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं उस नरेंद्र मोदी से चिंता हो रही है। यहाँ पे आए भी वो एक ही दो बार, मतलब लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस है। पहले सबसे पहले तो मैं श्रीकांत जी का इस बात का जवाब दूंगा। आपने जो शुरुआत की कि माँ ने बोला है कि मेरा बेटा जाएगा, और माँ देश की चाहती है, कहीं पे भी ये हिंदुस्तान की परंपरा है, अपनी माँ तो अपने बेटे को ऊंचाई पे ही देखती है, ये है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा है, जहां तक सवाल है बोला संविधान की अवहेलना केंद्र सरकार, अरे भाई साहब, लोकायुक्त कौन नहीं करने देता? मैं नहीं कहता हूँ, तो इतने डरे क्यों है? नहीं, क्यों है मोदी? वो इसका भी जवाब देता हूँ, मुझे इसलिए पूरा करने दीजिए। जहां तक भ्रष्टाचार और घोटाला की, अभी कोई एक भाई वो पूरे देश में कभी आ जाते हैं, सभी मीडिया वाले को बुला लेते हैं, ओके आम आदमी की पार्टी वाला भाई, इसने हमारा 1600 करोड़ का एक छोटा सा भ्रष्टाचार गुजरात का ही उजागर किया है। आप जवाब नहीं दे रहे। इतना ही कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी में, तो राहुल गांधी आए क्यों नहीं गुजरात में, लड़े क्यों नहीं मोदी के साथ? इसलिए आने की जरूरत है। राहुल गांधी इस देश के राष्ट्रीय नेता है। वो उत्तर प्रदेश, आपका दूसरा सवाल होगा यूपी में क्यों गए, वहाँ के संसद सदस्य है, वहाँ की है। वो दिल्ली पहले थे, ये भाई साहब जो आज गुजरात से दिल्ली पहुंचने की बात कर, वो भाई साहब पहले दिल्ली से थे, वापिस आए थे। चलिए, हम कोई पक्ष नहीं लेना चाहते, न राहुल गांधी की तरफ न नरेंद्र मोदी की तरफ। फैसला देश की जनता को करना है और इसकी शुरुआत कल से हो रही है। नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की किस्मत तय होनी है। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपने हिस्सा लिया इस परिचर्चा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।